मेरा पहला क्वेश्चन है पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसको आप सरल भाषा में अगर बताना चाहोगी तो वो कैसे बताओ? तो बेसिकली पॉश जो है वो सिर्फ विमेन एट वर्क प्लेस, डिग्निटी एट वर्क प्लेस कोई अगर अफेक्ट करता है तो ये एक्ट के अंडर, पॉश के अंडर आता है। तो इंटरनल कमेटी में एक तो फीमेल मेंबर बहुत जरूरी है। वो कोई भी ऐसा होना चाहिए जिसको इस लॉ के बारे में जानकारी है। मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मींस ओनली फिजिकल टच। हमारी संस्कृति यानी भारत की संस्कृति नारी को शक्ति का रूप मानती है। इसका ही प्रतीक है कि हमारे देश में 108 शक्तिपीठ है। हमारा धर्म नारी को देवी, माता, जननी मानता है। इतिहास गवाह है, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने स्त्री के सम्मान के प्रति, स्त्री की रक्षा के प्रति और स्त्री के सुधार के प्रति कितना काम किया है, कैसे कैसे काम किया है। पर जमाना बदलता गया और हम वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाने लगे और हम भूल गए कि स्त्री का सम्मान कैसे करना चाहिए। और तब जाके आया पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश। मैं सुनील सुभाष कटेकरी स्वागत करता हूं आपका द EHS शो में। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर दीप्ति वैभव लाकेचौड़े। दीप्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले जानकारी देना चाहूंगा कि डॉक्टर दीप्ति जो है इन्होंने BSc केमिस्ट्री किया है, उसके बाद उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में MSc किया है, उसके बाद PhD इन केमिकल साइंसेस में इन्होंने PhD किया है एंड फिर डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट IIT बॉम्बे से किया है। उसके बाद DST वुमन साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी माटुंगा में इन्होंने सर्व किया है। और आज के डेट में वो एक ऑडिटर बोल के काम कर रही है, एनवायरमेंटल साइंसेस या ESG ऑडिटर या सिस्टम्स ऑडिटर बोल के वो काम कर रही है। दीप्ति जी वंस अगेन आपका इस शो में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आज आपको बुलाने का एक स्पेशल रीजन है, कल जागतिक महिला दिन है, वर्ल्ड वुमेन्स डे। और आज हम तो आपको जानते हैं कि आप काफी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, पॉश ये आपका सब्जेक्ट है, पॉश के ऊपर आप काफी जगह पे आपने ट्रेनिंग दी है, अवेयरनेस क्रिएट किया है। तो आज हमारी तमन्ना थी कि आपसे मिले, आपसे रूबरू हो और काफी सारी जानकारी हम कलेक्ट करें और साथ ही साथ में हमारे दर्शकों को भी ये पॉश के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसके बारे में हमारे दर्शकों को हम जानकारी दें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जरूर। मेरा पहला क्वेश्चन है पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसको आप सरल भाषा में अगर बताना चाहोगी तो वो कैसे बताओगे? सर जैसे कि आपने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, तो ये बेसिकली कोई भी अनवांटेड, अनकंफर्टेबल फील करवाने वाला ऐसा कोई भी जेस्चर हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है या रिटर्न, जैसे हम कहते हैं कि ये कोई भी, जिससे एक विमेन की जो फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एट वर्क प्लेस, कोई अगर अफेक्ट करता है तो ये एक्ट के अंडर, पॉश के अंडर आता है। एक्चुअली ये एक्ट कौन से साल में इंडिया में आया, कुछ बता सकती है? हाँ सर, पहले कैसे था कि 2013 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ है हमारे इंडिया में। अगर इंडिया के बाहर का अगर आप पूछेंगे तो एज ये कोई ऐसा कोई रूल है नहीं, मतलब वहाँ पे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। लेकिन इंडिया में एक बहुत ही वेल नोन केस है जो कि एक NGO से रिलेटेड था, कि NGO की एक फीमेल थी, वर्क कर रही थी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज फॉर गर्ल्स, और उन्होंने जाके जब एक जगह पे ये शादी रोकने की कोशिश की तो वो उस वक्त काम कर रही थी अपना, और जब उनको रोका गया, उनको थ्रेट्स दिए गए और उसके बाद उनके साथ जो यौन शोषण का जो हुआ केस, इस केस की वजह से हमारे न्यायालयीन समिति पे एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि क्या महिलाएं सुरक्षित है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त
काम करते वक्त ओके। तब ये जो केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अच्छा, तो ये राजस्थान स्टेट का ये केस थे। यस, बट ये पूरे फिर इंडिया के लिए एक इन्होंने ये केस से फंडामेंटल लेके एक एक्ट तैयार हो गया जो कि आपका पॉश है। अच्छा, देन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बेस लेके ये Yes, sir. एक्ट बनाया गया एंड Yes. इट वाज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स। यस, रीजन तो हमको मालूम पड़ गया कि क्यों पॉश एक्ट बनाया गया, बट इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके इंटेंशन की, अक्रॉस द स्टेट्स इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है या उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो क्या था? जब महिलाओं को मतलब अभी हम जैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में विमेन्स के लिए इक्वालिटी है, तो उसी इक्वालिटी के साथ वो अपना काम बिना किसी अनकंडीशनल वे से दे सके परफेक्टली, उसके लिए उनको कहीं दिक्कत ना है, उनके राइट ऑफ डिग्निटी को कहीं पे टच ना हो, इसके लिए ये पॉश एक्ट बहुत काम करता है। वो इंटेंशन है इसके पीछे कि यू आर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमन। ओके, यू आर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमन। यस, अब मुझे एक क्वेश्चन इसके बाद मन में आ रहा है कि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, फंडामेंटल राइट की अगर बात हम करें, तो ये पॉश के अंदर, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर किन किन चीजों को कंसिडर किया है, ये चीजें हैं तो वो पॉश के अंदर जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल हो सकता है। Okay. जब मैं कोई काम कर रही हूँ उस वक्त मुझ पे अगर कोई सेक्सुअल इंटेंशन से कुछ मुझ पे कमेंट पास किया जाता है, जब कोई पीड़िता को फेवर मांगा जाता है कि आप अगर यदि ये काम करोगे तो आपके अप्रेजल में ये कुछ होगा, रिफ्लेक्ट होगा, या आप अगर ये नहीं करोगे तो आपके काम में दिक्कत आ सकती है, तो ये सारी जो चीजें हैं जिससे काम करते वक्त उनको तकलीफ हो रही है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, तो आप अगर देखोगे तो पॉश एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट ये आता है इंडियन पीनल कोड के अंडर 354A। तो वहां पे डिफाइन किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। 354A, इंडियन पिनल कोड 354A। इसके साथ मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दीप्ति जो है लॉ कर रही है आज की डेट में, LLB कर रही है। दिस इज एडिशनल पोर्टफोलियो में बोल सकता हूँ। तो अभी जस्ट इंडियन पिनल कोड की जब बात आई तो मुझे फटाक से ध्यान में आया कि शी इज आल्सो डूइंग द LLB। ओके, क्वेश्चन मेरा और एक था, मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मींस ओनली फिजिकल टच या फिर कुछ फेवर करना ये था, बट एब्यूजिंग लैंग्वेज भी आपने बताया कि एब्यूजिंग लैंग्वेज है या अनकंफर्टेबल जो कुछ भी हो, Yes. वो सब इसमें आता है। अभी मेरा सवाल ये आता है, क्या ये सिर्फ वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है या ऐसा हो सकता है कि कई जगह पे अगर वुमन किसी मेल को अगर वुमन किसी मेल को ऐसे हैरेस कर रही है, हो सकता है ना? लाखों में शायद एक दो केस भी हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा कि हर जगह होता है, लेकिन ऐसा होता है तो क्या ये रूल या एक्ट एप्लीकेबल होता है या पॉश इस केस में पिक्चर में आती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड ही बेसिकली ये था कि टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमन। तो बेसिकली पॉश जो है वो सिर्फ विमेन एट वर्क प्लेस, वुमेन एट वर्क, यस, ओनली फॉर वुमेन यस। एट वर्क। लेकिन अगर किसी केस में ऐसे है कि जहां पे अपार्ट फ्रॉम वुमेन कोई और है जिनको ये तकलीफ होती है, तो एक स्ट्रक्चर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कोड ऑफ मतलब कंडक्ट ऑफ बिहेवियर जो होता है उसके अंडर वो अपने इंटरनल कमिटी को एड्रेस कर सकते हैं, या फिर उनके जो HR है, द फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की जैसे बोलते हैं हम, कि हर स्ट्रक्चर का, हर वर्क प्लेस का, कार्यालय का एक स्ट्रक्चर होता है कि आप किससे रिपोर्ट करोगे। अगर आपका मैनेजर ही आपको तकलीफ दे रहा है तो फिर आप जा सकते हैं HR के पास, आप HR के पहले आप जा सकते हो इंटरनल कमिटी के पास। तो ये कमिटीज जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉश की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ महिलाओं के लिए। ओके, ओके, इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन Yes, ऑफ sir. वुमेन्स। अगर किसी महिला, पीड़ित महिला की अगर हम बात करते हैं, उसको शी इज सफरिंग फॉर द कुछ हैरेसमेंट चल रहा है, रीजन कुछ भी हो, मतलब
उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज किया हो या फिर कुछ फेवर मांगा हो या फिर एनीथिंग, तो उसने उसके मन में अगर आता है कि मुझे कंप्लेंट करनी है, तो वो उसने क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, कैसे उसने सर उससे, हाँ बिल्कुल सही है सर आपका। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने पहले जो सवाल मुझसे पूछा कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ भी है नहीं, तो एक सिंपल सा हैंड जेस्टर भी हो सकता है जो मैं बोल सकती हूँ कि यार ये तो मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट है। किस तरीके के मैं हाथ मेरे यूज कर रही हूँ, कैसे फिंगर्स दिखा रही हूँ मैं, कैसे मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, मैं अगर मेरे पाउट आउट कर दूं ओट और बोलूं कि मैंने ऐसे किसी को करके देखा, तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो ये सब जो है, जैसे मैं आपने बोला फिजिकल टच है, और मैंने आपको बोला जस्ट फिजिकल टच नहीं, मैंने आपको अगर पूछा चलिए हमारे साथ चाय पीने चलिए, तो ये तो बहुत ही फ्रेंडली जेस्टर है सर। लेकिन अगर मैंने आपको बोला आप अगर मेरे साथ चाय पीने नहीं आएंगी तो मैं आपका अप्रेजल रोक दूंगा, आप मेरे साथ अगर कहीं पे होटल में नहीं चलेंगी तो मैं आपका ये रोक दूंगा, तो सर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और इसको आप अगर भी रिपोर्ट कैसे करोगे, तो रिपोर्ट करने के सर अलग अलग लेवल्स हैं। पहली तो चीज है कि हर कार्यालय का अपना अपना एक व्यवस्थापन होता है, उसमें लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इंटरनल कमिटी को आप अप्रोच करें। तो ये इंटरनल कमिटी जो होती है ये बहुत ही अनबायस्ड तरीके से इस केस को एनालाइज करती है। इंटरनल कमिटी मींस पॉश के लिए सेपरेट इंटरनल कमिटी? जी हाँ, ये मैंडेटरी है। ओ, जैसे मैंडेटरी इंटरनल कमिटी होती है, तो उसको उन्होंने अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल। उस इंटरनल कमिटी के पास जब ये कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो फिर उसको ये इस एक्ट के जरिए, जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ये वर्ड का एक्ट में फिर देखा जाता है। एक्चुअल सेक्सुअल का क्या डेफिनेशन है ये उस एक्ट में नहीं है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला हैंड जेस्टर्स है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस है, मैंने कुछ लिख दिया आपको, तो उसमें इंटेंडर का इंटेंशन भी देखा जाता है, और जो कंप्लेंट कर रहा है उसने भी क्या रिपोर्ट किया है ये देखा जाता है। और उसका ये प्रोसीजर होता है कि आप एक रिटर्न में दे दो, और वो कमेटी को आप लिखोगे कि ये मैंने मेरे साथ हुआ है, ये अप्रोच है, तो फिर वो उसको एस्केलेट करते हैं टू द कमिटी मेंबर्स, देन इट इज बीन टेकन थ्रू दैट प्रोसेस। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंटरनल कमिटी कौन होती है। तो इंटरनल कमिटी में एक तो फीमेल मेंबर बहुत जरूरी है। फीमेल मेंबर ऑफ दैट कंपनी? यस सर, फीमेल मेंबर ऑफ दैट कंपनी। तकरीबन कितने लोग रहते हैं कमिटी में? कमिटी में कितने लोग होने चाहिए से डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब पॉश एक्ट के लिए जो इंटरनल कमेटी बननी चाहिए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं तो आपके पास ये मैंडेटरी है कि आपके पास इंटरनल कमेटी हो। अच्छा, 10 या से ज्यादा है या तो इट इज मैंडेटरी टू यू हैव द पॉश कमेटी। यस, मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, जी नहीं, मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी पॉश कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। मुझे आज तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पॉश कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। नहीं सर, बट 10 के ऊपर ज्यादा, मिनिमम 10, देन यू शुड हैव अ पॉश इंटरनल कमेटी। आपने अभी बात की कि किसी भी कंपनी में 10 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे पॉश कमेटी आनी चाहिए। सवाल यह है 10 के 10 मेल एम्प्लॉयज है, पॉश कमेटी लगेगी? सर 10 के 10 अगर मेल है तो पहला तो सवाल है इज इट मेल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो वहां पे आप फीमेल को अगर कभी रिक्रूट करेंगे तो जी हाँ, आपको पॉश के लिए एक तो मेल आपके फीमेल आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अगर एक भी फीमेल होगी तो आपको पॉश लागू करना पड़ेगा। फिर आपके इंटरनल कमिटी में मैंडेटरी वो एक फीमेल तो आएगी ही। जब हम इंटरनल कमिटी की बात करें तो उसमें एक फीमेल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेल्स है। दूसरी चीज है इंटरनल कमिटी में एक जो होता है वो बाहर का होना चाहिए मेंबर, क्योंकि आपके इंटरनली होगा सब तो क्या है कि बायस का नेचर हो सकता है। तो बायस का मतलब है आप जानबूझ के उसको क्लोज करने की कोशिश करोगे, तो ये अनबायस तरीके से हो रहा है ये समझने के लिए इंटरनल कमिटी में एक एक्सटर्नल होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी भी फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज है, पूरे के पूरे मेल है, तो पॉश कम्युनिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे वुमन सेक्सुअल हैरेसमेंट की चांसेस नहीं है या हो नहीं सकती। लेकिन 10 में से सिर्फ एक भी महिला होगी, 10 में एक महिला एम्प्लॉय होगी तो पॉश कम्युनिटी जरूरी है, एंड शी विल आल्सो पार्टिसिपेट एज अ
कमिटी मेंबर, या आपने कहा कि जब कमिटी मेंबर में एक व्यक्ति, एक पर्सन जो रहेगा वो आउटसाइड द इंडस्ट्री रहेगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यक्ति रहेगी, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेंट रहेगा, मेंबर रहेगा, वो मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, वो कोई भी ऐसा होना चाहिए जिसको इस लॉ के बारे में जानकारी है, जो बिना किसी बायसनेस के कोई भी केस हैंडल कर सकता है। ओके, जो हमेशा आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के साइड से नहीं सोच के उस केस को एज अ थर्ड पर्सन एनालाइज कर पाएगा। he is a third umpire, you can say. Yes, he is a third umpire. He will give the correct decision. He will review it unbiased. Yes, he will give unbiasedly, and फिर वो जजमेंट जो आएगा वो सही जजमेंट होगा, ऐसा हम मानते। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, 100 होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ दैट इंटरनल कमिटी कितने मेंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ है कि सर वो एक्ट में एकदम डिफाइन करके दिया है, एंड ऑब्वियसली आप जैसे बोल रहे हो कि वो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आपकी इसके लिए बताती हूँ कि पॉश जब लिया जाता है तो सबसे पहले होता है कि कॉर्पोरेट में अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, तो तो मतलब जो जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है एक पॉलिसी। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉलिसी ही है, तो उस पॉलिसी में कैसे डिफाइन किया गया है, फिर वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड रहता है कि मुझे इंटरनल कमेटी में कितने मेंबर्स लेने पड़े। कंपनी ने पॉलिसी बना दी, इंटरनल कमेटी बना दी, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट किया, जी हाँ, पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसका हैरेसमेंट होता है, वो होता है, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ डिप्रेशन या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, अगर मैं ये बता दूंगी, मैं ये रिपोर्ट करूंगी तो मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे और तंग किया जाएगा, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स है वो फिर मुझे अलग नजरिए से देखेंगे, ऐसा एक थॉट रहता है दिमाग में। और बहुत बार जो होता है कि जो सहता है वो आगे नहीं आता है। आप ऐसे केस में क्या सजेस्ट करोगे कि अगर किसी के ऊपर अगर बीतती है तो उसने क्या करना चाहिए? सर ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, और जैसे जैसे आपने बोला है, जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक कॉर्पोरेट के यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, जिन्होंने हमको बताया था कि वॉशरूम्स जो होते हैं, तो वॉशरूम अभी मेल फीमेल अलग होते हैं, बट वॉशरूम क्लीन करने वाले जो होते हैं, तो अभी देखिए आपने बोला कि अगर थ्रेट आता है क्या, तो पहली तो चीजें जो भी जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि हम तो बात करें वर्किंग विमेन की, तो वर्किंग विमेन में कौन कौन आते हैं, तो इवन दिस पीपल हु आर वर्किंग एज वॉशरूम क्लीनर्स, तो वो यस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वेरी नाइस वर्ड, नॉट ओनली एम्प्लॉयज, इवन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो इसीलिए मैंने बोला कि स्ट्रक्चर बेस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो आपकी पॉलिसी, और उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर। तो इवन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी, जैसे ये साफ सफाई कर्मचारी वाले हैं, वो भी आते हैं, तो उनके लिए तो ऐसा रहता है कि इसने कंप्लेंट कर दिया, चलो इसको निकाल दो। तो लेकिन अगर वो प्रॉपर चैनल से, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनल कमिटी को अप्रोच करे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनके होना चाहिए कि बाबा आप एम्प्लॉय हो तो आपको भी एम्प्लॉय के थ्रू एज ए इंटरनल कमेटी को अप्रोच, लेकिन अगर इंटरनल कमेटी को नहीं कर सकती अप्रोच, तो देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी रहता है जहां पे आप जाके कर सकते हैं कंप्लेंट, या फिर अगर बहुत ज्यादा ही एस्केलेट हो गया है और आपको थ्रेट्स ओपनली आ रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज अ पुलिस कंप्लेंट। फिर उसके अगर अंडर इंडियन पेनल कोड एक्ट ऑफ 509 आता है, 509, यस, तो पुलिस कंप्लेंट प्लस पॉश एक्ट पॉसिबल होता है, जिसमें आपको फिजिकल थ्रेट भी आ रहा है या फिर एनी टाइप ऑफ थ्रेट आ रही है, आप प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप नहीं कंप्लेंट कर सकते। नहीं, मेरा ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि इंडियन पेनल कोड डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होता है, कैसे जरूरी नहीं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं होगा अगर मुझे कंसीडर नहीं करेंगे। थ्रेट आना एक बात है, लेकिन डर के मारे आगे नहीं जाना या फिर कॉन्सिक्वेंस सोच के आगे नहीं जाना, तो उसको हमको अगर मोटिवेट करना है, अपलिफ्ट करना है, एंड फिर उसको
प्रमोट करना है कि नहीं ये आपके साथ गलत हो रहा है, एंड आपको फिर ये जब तक जितना ऐसा रहता है कि जब तक आप सहोगे आपको और तकलीफ दिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसने क्या करना चाहिए? सर पहली तो चीज है, लॉस जो होते हैं वो हमेशा सेफ गार्ड करने के लिए होते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अगर पता है, आपके पास एविडेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो या किसी भी फॉर्म का आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ ये गलत इतना हुआ है, और उसको अगर आप लेके कंप्लेंट कर दोगे, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि किसको, तो जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है, तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को एस्केलेट कर सकते हैं या फिर पुलिस प्लस पोश एक्ट के अंदर आप कर सकते हैं, कोई भी महिला कर सकते एस्केलेट कर सकते हो, and Yes. उसका आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलेगा, एग्जैक्टली। एंड आपका वो केस लिया जाएगा, हाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल और लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कॉर्पोरेट्स का होता है और अवेयरनेस ट्रेनिंग्स का होता है सर। करेक्ट, अगर आपकी अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है तो किसी भी महिला को बाहर जाके रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जब हम बात करते हैं कि वी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में रूल्स होते हैं कि वी फॉलो दैट, वी हैव दी सस्टेनेबल बिजनेस, तो ये सारे के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम कहीं पे तो हमारे पॉलिसीज में इक्वालिटी को एड्रेस कर रहे हैं, विमेन इक्वल है, women are also getting their fundamental rights of they are able to contribute, ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब मेरे पास एक बहुत अच्छी पॉलिसी हो। करेक्ट, पॉलिसी हो, अवेयरनेस हो और मेरे लोगों को उतना आपको फ्रीडम या फिर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वी आर विथ यू। यस, और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस इंटरनल कमिटी की सर, कि बहुत सारे जगह पे जो रिपोर्टिंग की जाती है वो एनामोलस रखी जाती है, मतलब जहाँ पे नाम डिस्क्लोज किया नहीं जाता है। अच्छा, जो पीड़ित है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, वेरी गुड, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज कैसे होता है कि वही जो डर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ द केस इज गोपनीय रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग डर के मारे आगे नहीं आते, क्योंकि अगर मैं रिपोर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा कि 4 लोगों को पता चलेगा, फिर मेरे साथ जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो फिर मुझे अलग नजरिए से देखेंगे, फिर शायद वो रिपोर्ट में मैं एविडेंस ना दे सकूंगी तो फिर मुझे जॉब से निकाला जाएगा, या काफी सारे जो है ना वो डर जो रहता है, तो डर में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका नाम कहीं पे डिस्क्लोज भी नहीं होता है। और दूसरा चीज है सर, इट्स लाइक अ 2 पैरेलल सिस्टम्स। आपका कभी कभी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इतनी स्ट्रांग होती है कि वो काम तो रेगुलर चल ही रहा है, एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं होती है और पैरेलल उसका केस भी रन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन। इतनी अच्छी रिजिड सिस्टम भी होती है, और ये रिजिड सिस्टम तभी पॉसिबल है जब आप पॉश एक्ट को रियल में इम्प्लीमेंट कर पाते हो, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉप मैनेजमेंट का रोल। आपने इतनी सही तरीके से इस पॉइंट्स को समझाया, जैसे मैंने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला रहेगी वो डरती है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी बदनामी हो सकती है, 4 लोग उसको अलग नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन जो आपने बताया वो कॉन्फिडेंस अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है तो डेफिनेटली ये लॉ जो है उसको अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर ये लॉ का अगर डर है तो एम्प्लॉयज भी कोई हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसी चीजें करने की। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो डिफेमेशन या हम जो बात करते हैं बदनामी की, ये दोनों तरीके से होती है। जैसे आप जैसे बोल रहे हो कि कभी कभी जो पीड़िता है उसको तो बदनामी का डर है ही, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है जिसके साथ बिना वजह किसी के ऊपर केस डाल दिया है, तो शायद वो भी बदनामी के फेस हो सकते हैं। इसीलिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो पॉश एक्ट के अंदर होती है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है सर। अच्छा, मतलब जब इवन एकदम गोपनीय, इवन जो पीड़ित है उसका भी नाम कहीं पे बाहर नहीं आना चाहिए, एंड जो जिसने कुछ किया है गलत उसका भी नाम बाहर नहीं आता है अप टू एंड। यस, और जैसे जैसे वो केस प्रोग्रेस होता रहता है, अगर कुछ एविडेंसेस मिलते हैं तो इन दैट केस उनके जो राइट्स होते हैं, जहाँ पे उनको शायद डिसीजन वाले पोजीशन में होंगे, तो थोड़ी देर के लिए उनको उससे हटा दिया जाता है, सो दैट ही मे नॉट एक्सरसाइज हिज राइट्स अगेंस्ट द विक्टिम। So, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, otherwise he can take advantage of his position। हाँ, तो वही वो डिफेमेशन का, थ्रेटनिंग का, आगे का कुछ रोक देने के लिए ये पॉश एक्ट काफी ही
अच्छे तरह से हेल्प करता है। इसलिए कॉर्पोरेट्स के लिए मतलब कॉर्पोरेट्स का क्या हो जाता है कि हमारा काम मतलब कहीं पे ये डर इंडस्ट्री का भी रहता है कि अरे हमारे कंपनी में ये हुआ तो हमारी कंपनी का नाम खराब कंपनी होगा। का नाम भी खराब हो सकता है, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सारा प्रोसेस जिस तरीके से इस एक्ट के अंदर किया जाता है उसका प्रोसीजर का जो इंटरनल कमिटी सेटअप एंड द इन्वेस्टिगेशन इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल एंड इन अ वे दैट सीज दैट इट इज बीन डूइंग जस्टिस। ग्रेट। अभी थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो रहेगा फ्लिप, अगर किसी पीड़ित महिला के बारे में हमने बात की और उसको राइट या उसका जो है ना अधिकार देने के लिए हमने बात की, कुछ चीजें ऐसी आती है, सुनने में आता है, न्यूज में आता है कि गलत तरीके से इल्जाम लगाया जाता है कि कोई महिला है कुछ पाने के लिए या कुछ बदला लेने के लिए या कुछ ऐसा जो रहता है ना कि फॉल्स एलिगेशंस लगाना, फेक रिपोर्टिंग करना, अलग अलग फेक रिपोर्टिंग करके किसी पुरुष को टारगेट किया जाता है, ऐसा न्यूज में हमने सुना है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। अगेन एक कॉर्पोरेट से हमको एक ऐसे आया था शिकायत, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी जो हाउसकीपिंग महिला है, तो हाउसकीपिंग महिला एक दिन एक वॉशरूम क्लीन कर रही थी, मेल एंटर कर गया, वॉशरूम यूज किया, फीमेल जो हाउसकीपिंग थी उन्होंने जाके पॉश में कंप्लेंट डाल दी। तो अभी देखिए सर ये ऐसा हो गया है कि जो करने वाला था, जिसने मतलब जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेन हुई कि ये बंदा अंदर आया, मैं क्लीनिंग कर रही थी एंड ही हैज यूज्ड द वॉशरूम, तो ये मतलब ऐसे एक जेस्चर हो गया सेक्सुअल का, तो ये बिल्कुल आता है पॉश के अंडर। बट आप सोचिए सर क्या उसका इंटेंशन था? ही वांटेड टू। सो ये जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से होगी तो पहला तो सवाल उठेगा कि आप एक फीमेल हाउसकीपिंग कैसे रख सकते हैं मेल वॉशिंग के लिए? यस सर। तो पॉश एक्ट में ना सर ये जो जिस तरीके से एड्रेस की जाती है चीजें, ये बहुत अच्छे से बताते हैं कि इंटेंट क्या था, आपका एविडेंस किस तरफ रोक कर रहा है, और सच में वो जो डिफॉल्ट करने वाला है उसी को सजा होगी, ये देखा जाता है सर। और फेक रिपोर्ट्स अगर होते हैं तो थ्रू द इंटरनल कमिटी इन्वेस्टिगेशन देयर आर प्रोविजंस की उनको पनिशमेंट होती है, उनको पनिशमेंट। यस सर, फेक रिपोर्ट्स के अगेंस्ट भी एक्शन होता है सर। वेरी इंपॉर्टेंट। पॉश कमेटी जैसे पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए है, वैसे ही अगर कोई फॉल्स रिपोर्ट करता है तो उसको भी, जो पीड़ित रहेगा उसको भी अच्छा जजमेंट मिल सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अदरवाइज ऐसा रहेगा कि एक डर का माहौल बना रहेगा। फाइनली कैसा चाहिए कि कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वर्क प्लेस शुड बी प्लीजेंट, अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो उसमें फॉल्स एलिगेशंस या फिर एक्चुअली किसी महिला को भी तकलीफ देना, ये दोनों भी चीजें गलत है। अभी आज के डेट में कोविड के बाद बेसिकली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो ऑफिस में सामने सामने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, टच करना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली टच करना या फिर फेवर मांगना, ये तो ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स, इसका मतलब ना इसका ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें तो सामने सामने तो कुछ है नहीं, तो इसमें पॉश एप्लीकेबल होने का चांसेस नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं सर, जब हम बात करते हैं वर्क प्लेस, तो वो रिमोट हो या फिजिकल कंडीशन, वो अप्लाई करता है, पॉश एक्ट अप्लाई करता है। जैसे वर्क प्लेस में मेरी टीम मीटिंग चल रही है और टीम मीटिंग में मुझे कुछ बोला गया, मेरे ऊपर कोई सेक्सुअल तरीके का कमेंट किया गया। अब आपने जैसे सवाल पूछा था कि क्या मेल कर सकता है कंप्लेंट, तो जरूरी नहीं है कि जो कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है वो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है।
फीमेल अगेंस्ट फीमेल, फीमेल अगेंस्ट फीमेल, एनी जेंडर, तो फीमेल अगेंस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्लेंट करने वाली फीमेल है, अच्छा ये तो फिक्स है। लेकिन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो रही है वो कोई भी जेंडर का हो सकता है, ओके बट वो रिमोट में ज्यादा हो। अगर ऐसे कुछ आप एविडेंस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कोई भी एक्ट जो होता है जब वो लागू किया जाता है उसका पर्पस रहता है कि एक सरल तरीके से वो एक अप्रोच दे कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ये जो विशाखा केस के वजह से क्या हुआ था कि वो अपना काम नहीं कर पाई। इट वॉज फॉर द गुड एंड बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी दैट शी वॉज ट्राइंग टू स्टॉप द चाइल्ड मैरिज, जहां पे उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, एनजीओ का भी इंटेंशन अच्छा था, लेकिन किसी का जो ईगो की वजह से या फिर हम बोल सकते हैं उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने जो इस तरीके का काम किया है उसको एड्रेसिंग के लिए फिर देखा गया कि अरे नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो काम तो करना चाहती है, कंपनी भी अच्छा काम करना चाहती है। तो पॉश एक्ट जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो जो भी कंपनी इंप्लीमेंट करती है वो प्रूव करती है कि हमारे यहाँ पे जो वर्क है हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम जस्ट बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं कि हमारे जो इंटेंशन है वो अच्छा काम करना है, अच्छी सर्विस देना है, और यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज भी वही इंटेंशन रखते हैं। तो पॉश एक्ट इंप्लीमेंट करने से यही बेनिफिट होता है कि आपका वर्क कंडीशन जो है, भले ही रिमोट हो फिजिकल हो, आप दिखा रहे हो कि एक स्मूथ इन्वेस्टिगेशन होगा अगर आपका कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एंड वी हैव अ प्रोसेस, वी हैव अ सिस्टम व्हिच विल एड्रेस इट। पॉश एक्ट के लिए जैसा बताया आपने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, लेकिन कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अपनी सोसाइटी में है, कोई किसी फंक्शन में गया है, ऐसे कहीं पे अगर कुछ हैरेसमेंट होता है एट एनी टाइप, मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज जो कुछ है या फिर फिजिकल व्हाटएवर में भी, अगर आउटसाइड द वर्क प्लेस अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वो लेडी, क्या वो नारी पॉश के अंदर कंप्लेंट कर सकती है? नहीं सर, जैसे हमने बोला है कि पॉश एक्ट इटसेल्फ इज फॉर द वर्क प्लेस, तो अगर ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो एस्केलेट हो जाता है। एक पहला तो जैसे मैंने बोला लेवल होता है, हायरार्की होती है। आप जीआरपी को कंप्लेंट करते हो कि ये व्यक्ति ने ऐसे हमारे साथ बिहेव किया है, फिर वो जीआरपी के बाद आगे एस्केलेट होता है पुलिस कंप्लेंट, तो सिविल के अंडर वो आ जाता है फिर, एंड सिविल में फिर अगर इंटेंशन बहुत ही मतलब असल्ट हुआ है तो फिर देन इट गोज टू क्रिमिनल लॉ, तो वो उस तरीके से इंडियन पेनल एक्ट लगता है, लेकिन वहां पे पॉश नहीं करता। बट आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस थ्रू, आपके एम्प्लॉय में, आपके कलीग ने, आपके मैनेजर ने आपके साथ अगर ट्रैवल में कुछ किया है तो इट इज कमिंग अंडर पॉश एक्ट। मतलब आउटसाइड द वर्क प्लेस अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो वो पॉश के अंदर नहीं आएगी, लेकिन आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके कलीग्स के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो आउटसाइड द वर्क प्लेस वी कैन से, तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पॉश के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट अदर देन दैट कोई बाहर का व्यक्ति है तो वो क्रिमिनल केस में, सिविल और क्रिमिनल जैसे उसका प्रोसीड क्रिमिनल केस में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर डिफरेंस, वर्क प्लेस वेरी क्लियर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है। एक वीडियो देखा था मैंने कुछ 6-8 महीने पहले, यूट्यूब पे काफी वायरल हुआ था। एक लड़की, शी वाज अ कंटेंट क्रिएटर एंड शी वाज क्रिएटिंग सम रील्स, उसका उसके सोसाइटी में कर रही थी, एंड तभी जाते जाते किसी उसके पड़ोसी या फ्लोर वाले बच्चे ने जाते जाते उसको हाथ लगा के चला गया। उसके आगे उसने एक्शन लिया, वो लड़की ने उसको काफी पिटाई की उसकी। बट ये जो है, शी वाज डूइंग सम वर्क, कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, एंड उसको वहां पे हैरेसमेंट हो गई। डिस्कवर्ड अंडर द अगेन द सेम क्वेश्चन सर, वर्क प्लेस में हुआ, लेकिन क्या वर्क प्लेस में क्या ये उसके काम के सहचारी थे? नहीं थे। क्या ये उसका मैनेजर था? नहीं था। क्या वो उस कंपनी का एम्प्लॉय था? नो। तो सर ये पॉश के अंदर नहीं। यस, वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम थोड़े से इस पॉडकास्ट के
एंड सेशन की ओर जा रहे हैं। किसी भी कंपनी को सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कप्लेस बनाना है तो उन्होंने ये ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। Yes, वो sir. क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अवेयरनेस। जब तक मुझे वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरी वर्क प्लेस को कंफर्टेबल और अच्छा, मतलब मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। जब भी कोई कंपनी बोलती है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहते हैं, तो प्रोडक्टिविटी मतलब आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए आपके एम्प्लॉय उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके टॉप मैनेजमेंट से लेकर, जैसे मैंने बोला आपको कि आपके कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज को भी जब आप ये एनवायरनमेंट दोगे जहां पे वो आपको फुल्ली सपोर्ट करके आपकी एक्टिविटी अच्छे से करेंगे, तो ही ये पॉसिबल है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो टॉप मैनेजमेंट शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इन देयर वर्क प्लेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस, हमें क्या बिहेवियर्स रखने चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए हमारी, किस लेवल तक हम किसको कैसे काम दे रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये सारे का एक प्रोटोकॉल होता है सर। जब एक कॉर्पोरेट होता है या फिर कोई भी इंडस्ट्री का काम करने का होता है, तो उस काम करने के तरीके में सबसे पहले होता है अपना जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो अवेयरनेस एक ट्रेनिंग के थ्रू ही होती है। तब जाके वो बोलते हैं कि हम हमारे पॉलिसी में ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम अच्छा वर्क प्लेस क्रिएट करेंगे। और उसके लिए क्या चाहिए, तो वो सपोर्ट चाहिए एम्प्लॉयज का, इसलिए फिर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जरूरी है। मैनेजमेंट, पॉलिसी, देन एम्प्लॉयज। यस सर। And employee training, employee awareness, then that is your evaluation and monitoring. Okay, evaluation monitoring. कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉश का ट्रेनिंग करना है, लॉ में कितने फ्रीक्वेंसी पे इसका ट्रेनिंग या रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर ये। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार ट्रेनिंग लिया, 5 साल 6 साल नहीं, हमने तो ट्रेनिंग किया था। हाँ सर, ये कैसे रहता है, ये जो ये सारी जो चीजें आती है वो उनके मैनेजमेंट रिव्यूज में आती है, उनके इंटरनल ऑडिट्स में आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो लोग डिफाइन कर सकते हैं उनकी पॉलिसी में। लेकिन रही बात जब मेरा इंडक्शन होता है एचआर का, मैं कोई नया एम्प्लॉय जब अंदर ले रहा हूं, तो वेदर ही इज अवेयर ऑफ हिज एनवायरमेंट, हाउ ही हैज टू वर्क। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि ये तो हैरेसमेंट हुआ है हमारे साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ मेरे बॉस ने तो ये मेरे को वीडियो भेज दिया और वो वीडियो बहुत ही गलत था। तो इस सब का एक प्रोसीजर होना चाहिए कि क्या लगातार ऐसे वीडियो भेजे जा रहे हैं, गलती से हुआ है, इंटेंशन क्या था, इज इट फिटिंग अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट ऑफ पॉश, एंड इफ इट इज प्रूव्ड विथ एविडेंस देन इट इज एक्टेड। क्वेश्चन मेरा ये इसके आगे का, कोई भी कंपनी पॉश का ट्रेनिंग करना चाहेगी तो उस पॉश की ट्रेनिंग में क्या क्या कंटेंट्स कवर किए जाते हैं, एंड वो ट्रेनिंग ऑन एन एवरेज कितने ड्यूरेशन की रहती है? वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन सवाल है, क्योंकि अगर मुझे पॉलिसी में पहली बार बना रही हूँ, तो पहले बार बना रही हूँ या फिर मैं रिन्यूअल कर रही हूँ, तो हर एक का स्टेप बदल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड है तो मुझे बहुत ही स्क्रैच से जाना पड़ेगा कि बाबा इंटरनल कमिटी कैसे बनानी है, मेरी इंटरनल कमिटी की कॉम्पिटेंसीज मैं कैसे डिफाइन करूंगा, फिर मेरी पॉलिसी में क्या चीजें मुझे लेनी चाहिए, क्या कैसे मेरा वर्क प्लेस है उसके ऊपर वो डिफाइन करता है। तो ये सारे का एटलीस्ट बोलते हैं, चलो आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, जैसे 40 आवर्स का हम बोलते ट्रेनिंग दे सकते हैं। कभी कभी सिर्फ अवेयरनेस ट्रेनिंग है तो 1 डे ट्रेनिंग इज सफिशिएंट, वेर यू जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट द एक्ट इज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो एक्ट क्या है ये तो समझ लेना चाहिए, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको हम कैसे अपने पॉलिसी में अडॉप्ट कर सकते हैं ये समझना है। फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमारे सिस्टम्स में उसको कैसे अलाइन करेंगे, सिस्टम में अलाइन होना, सिस्टम में अलाइन होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उससे ज्यादा एवरीबॉडी शुड अवेयर ऑफ दैट। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो भी गया, because I don't know what is sexual harassment, because I don't know what are the boundaries
ऑफ हाउ आई एम वर्क। बिकॉज अगर मेरे दोस्त है तो कभी मेरा फ्रेंड, हमारे कलीग्स में कभी कभी अरे चल चाय पीने जाते हैं, अरे चल इधर चल उधर चल, बात तो होती रहती, लेकिन क्या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है? किस तरीके से उसने बात की, दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली सर। अभी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऑफिस आवर्स के बाद भी बॉस फीमेल कैंडिडेट्स को कहता है कि नहीं आज ये आपको काम करना है और उसके बाद ही आपको घर जाना है। फिर जनरल शिफ्ट छूट जाती है, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं और वो बेचारे वहां पे काम करते हैं। इज इट अ राइट? एंड राइट से ज्यादा अगर उसका इंटेंशन मालूम नहीं, लेकिन वो अगर कंप्लेंट करती है पॉश कमेटी में ही इज हैरेसिंग मी, तो विल बी कवर्ड इन द पॉश? वेल बिल्कुल ये एस्केलेट अगर वो करती है अंडर पॉश तो आ सकता है, बट अगेन फिर इंटरनल कमिटी, हाँ यस, इंटरनल कमिटी जब आप बात करें अभी, तो इसमें एचआर आ जाता है जो लेबर लॉज के बारे में जानता है, जो ये जानता है कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। फिर उसमें देखा जाता है क्या इंटेंशन था, क्या सच में ऐसा है, क्या हर बार उनको रोका जा रहा है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन में आता है। इंटरनल कमिटी जो है, HR is part of that. Yes, HR is a- labor officer yes, will be the part of yes. that. उसको मालूम है कि हाँ उसका वर्कलोड कितना है, क्या ये काम बाद में हो सकता बाद में है, हो सकता है, क्या इंटेंशन था। इसलिए उसका जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यस वेरी करेक्ट। तो इंटरनल कमिटी का स्ट्रक्चर जो है Structure इसमें बहुत बड़ा जरूरी योगदान दे सकता है जजमेंट। जो आप बोल रहे हो कि बाहर का है, हम बोल रहे हैं कि बाहर एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट, 2 कंसल्टेंट कौन होना चाहिए जिसको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें क्या लीगैलिटीज हो सकती है, क्या इसमें लेबर लॉ का रूल है, और ये सब जानकारी रखने वाले लोग ही आपकी इंटरनल कमिटी। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो यू प्रूव द इंटेंट, हाँ द एक्ट इज देयर। यस, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैंने रोक दिया, मेरा सच में काम था, मैंने रोक दिया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत है तो मैं तो चला गया, मैं तो मेरा तो बैंड बच जाएगी। बिल्कुल सर। यस वेरी गुड वेरी गुड। किसी भी कंपनी को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपने बताया। अभी सेम जो व्यूअर्स है, हमारे जो दर्शक है, पॉश के बारे में उनको कैसे अवेयर रहना चाहिए और उनकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, इवन वो मेल रहे या फीमेल रहे, उनके लिए आपका जो है ना मैसेज अगर देना है तो आप क्या दोगे? सुरक्षा है, एक्ट्स है, लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अवेयर हो, क्या आपको पता है हमारी क्या बाउंड्रीज है। अगर आपको आपकी बाउंड्रीज, आपके राइट्स आप बोलते हो ये मेरा राइट है, तो आपकी ड्यूटीज भी है कि उस राइट से रिलेटेड आपकी अवेयरनेस क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उस वर्क प्लेस के बारे में आपकी इंडक्शन में क्या आपने पॉलिसी देखी है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एचआर को बोलते हैं कि अरे मेरे को कंपनी का पॉलिसी पढ़ना है, हम कितनी बार दस्तखत कर देते हैं हमारे यस ऑफर लेटर में। हाउ मेनी पीपल नो कि मेरे कंपनी में जिस जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ कि क्या पॉश है भी क्या। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि सिर्फ मेरे राइट्स नहीं है, मेरी ड्यूटीज भी है। तो अगर मैं किसी राइट को बोलती हूँ कि भाई मुझे जल्दी जाना है, मेरा घर है, मेरा ये है, तो आपको आपके ड्यूटीज भी मालूम होने चाहिए। मुझे अवेयरनेस जरूरी है कि मैं जहां पे काम कर रही हूँ सुरक्षा क्या है, मेरे लिए क्या सुरक्षित नहीं है, मुझे कहाँ तक एक पर्सन का कौन सा बोलना सहना चाहिए, कौन सा नहीं सहना चाहिए। ये सारी चीजें एक अवेयरनेस में आती है, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। विदाउट अवेयरनेस यू डू नॉट हैव एनी राइट्स, यू डू नॉट हैव एनी ड्यूटीज। मैडम आपने अभी जब बात की उसमें ड्यूटीज, बाउंड्रीज एंड राइट्स के बारे में बात की, अगर हर किसी को अपनी राइट्स क्या है, अपनी ड्यूटीज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बाउंड्री क्या है, अगर ये कोई भी आदमी जान ले, खुद को पहचान ले, तो ये जो लॉ है पॉश लॉ, ये तो एक जैसे ना किताब बन के रह जाएगा और वर्क प्लेस एक अच्छा वर्क प्लेस बन सकता है। जी बिल्कुल सर। इसमें पॉश अवेयरनेस ट्रेनिंग की आपने बात की, करेक्ट। पॉश अवेयरनेस ट्रेनिंग अगर किसी कंपनी को करना है तो जो ट्रेनर रहता है वो कौन हो सकता है? मुझे लगा आज मैंने पॉडकास्ट किया पॉश के ऊपर, मुझे दीप्ति मैडम ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आगे नॉलेज मैं जाके ट्रेनिंग कर सकता हूँ। कैसा रहता है, कौन कर सकता है पॉश का ट्रेनिंग
सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम किसी को अवेयरनेस दे रहे हैं तो अवेयरनेस ऑन व्हाट टर्म्स, आप एक्सपीरियंस हो उस कमिटी में काम करने का, या आपने कहीं पे उस एक्सटर्नल कमिटी से, जैसे एचआर है जिनको लेबर लॉज के बारे में पता है, जो लोग काम कर चुके हैं ऐसे सेटअप में, इन लोगों को सर्टिफिकेशन है, तो ये सारे लोग जो है ट्रेनर्स है, ये दे सकते हैं। अच्छा, उसके लिए एक्सपीरियंस्ड, यस सर, वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, लॉ नॉलेज, लेबर लॉ नॉलेज, मतलब आपके एचआर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो लोग पक्का दे सकते वो दे सकते। सो आज हमने बात की डॉक्टर दीप्ति वैभव लखेजावड़े मैडम से। डॉक्टर दीप्ति को पॉलिसी मेकिंग, ऑडिटिंग एज वेल एज अवेयरनेस ट्रेनिंग का काफी सारा एक्सपीरियंस है। उन्होंने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस प्रोवाइड की। डॉक्टर दीप्ति, शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आई, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके और हमारे दिल के करीब का सब्जेक्ट। हर नारी को सुरक्षा और सम्मान प्रदान हो, ये हमारा इंटेंशन है। आप यहाँ पे आई, आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की जिसका हमारे सभी व्यूअर्स को फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और आपने आपका कीमती समय दिया। आपको जागतिक महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी को जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने पॉश का पॉडकास्ट देखा है। डॉक्टर दीप्ति मैडम ने आपको प्रॉपर वे से सब बताया है, किस वे से पॉश इंप्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है। ये सब प्रैक्टिसेस रेडियंस में हम फॉलो करते हैं और अभी हम सोचते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे, इंडस्ट्रीज में हर जगह ये पॉलिसीज, उसके बाद में ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग एप्लीकेबल हो। आप उसके लिए रेडियंस को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।